आज का टॉपिक है मोशन, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। मोशन चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, मूव करना, हिलना, अपनी पोजीशन बदलना, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होना। लेट्स सपोज बॉडी पाथ ए में खड़ी है और ए से ये मूव करके गई है पाथ बी तक, ठीक है। इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन और इवन इट कुड बी अ कर्व। तो ये जो बॉडी की मूवमेंट है ए से बी तक, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये एरो से इंडिकेट होता है, यानी दिस एरो शोज हमें जब तक इसकी डायरेक्शन नहीं पता होगी कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना है, तब तक ये डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है और एरो लाइन शो करती है किस तरफ को बॉडी डिस्प्लेस हुई है। बिल्कुल उसी तरह दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ए से लेकर बी तक बॉडी डिस्प्लेस हुई है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करे, वो किसी भी डायरेक्शन से जा सकती है। यानी डायरेक्शन या उसकी पोजीशन या फिर स्ट्रेट लाइन से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हुई है तो हम इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल पाथ ऑफ अ बॉडी may not be a straight line from A to B, it may be a curved path. The arrow represents the direction of motion of the body. Next topic is velocity. What is velocity? Velocity जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, या अगर आप लोगों ने नहीं भी समझा हुआ तो इस वीडियो में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है वही पोजीशन की, डायरेक्शन की, लेकिन बॉडी एक जगह से, लेट्स सपोज ये बॉडी ए है, ये मूव हुई है सी तक। बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक जब डिस्प्लेस होती है, मूव होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जिस टाइम चेंज के थ्रू ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, बॉडी मूव करी है ए टू सी तक। लेट्स सपोज फ्रॉम पॉइंट P द बॉडी हैज मूव टू पॉइंट Q इन टाइम t1 फ्रॉम द ओरिजिन O। अगर हम O को ओरिजिन लें और P को पॉइंट 1 लें, जिस जहाँ पे बॉडी है टाइम t1 पे, और Q तक ये पहुंची है एट टाइम t2 पे, तो हमारे पास r1 हो जाएगा रेडियस फ्रॉम O टू P, एंड OP जो है एक वेक्टर बन जाएगा। OP इज इक्वल्स टू r1 एंड OQ विल बिकम r2। तो t1 पे बॉडी पॉइंट P पे थी और विद टाइम चेंज एंड द बॉडी हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड टू Q, तो ओरिजिन से इसका इक्वेशन बनेगी OQ इज इक्वल्स टू r2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? डेल्टा R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ये तीनों वेक्टर होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में ये वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक वेक्टर होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस साइन है R1 की। चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जहाँ टाइम इन्वॉल्व हो जाता है डिस्प्लेसमेंट में, वहाँ वो वेलोसिटी बन जाती है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखें तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट विद चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। पहले T1 टाइम पे ये P पे था, फिर T2 टाइम पे ये Q पे चला गया, तो डेल्टा T निकालने के लिए हम T2 को T1 से माइनस कर देंगे। इसी तरह डेल्टा R को निकालने के लिए हम R2 को R1 से माइनस कर देंगे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज डिफाइंड एज, एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन इसकी हो जाएगी डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। Okay. If the time is very small such that delta t is equals to 0, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी v instantaneous velocity is equals to limiting delta t tends to 0 delta r upon delta t। अगर हमारे पास टाइम बहुत कम हो, यानी टाइम इतना कम हो, टाइम इंटरवल उस इक्वेशन में या प्रॉब्लम में कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें टाइम को हम 0 कंसिडर करेंगे
आप प्रीवियस उसमें देख सकते हैं इक्वेशन में हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन में हमारे पास फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी से ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इधर लिमिट लगा देंगे हम, लिमिटिंग डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये जो डेल्टा टी नीचे है ऑटोमेटिकली ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो डेल्टा आर आएगा वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Whenever the average and instantaneous velocities are equal, the body is said to have a uniform velocity. Uniform velocity में equal distance से equal interval of time से in a given direction में body जो है वो अपनी position change कर रही होती है। Usually intervals small होते हैं और SI unit velocity की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर for distance delta r and second for time delta t। तो जैसे कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, तो फॉर्मूला से ही आप इसकी यूनिट का आइडिया लगा सकते हैं। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, in case of uniform velocity, when the distance covered by the body with uniform velocity in equal interval of time, we will get a straight line। ऐसे में हमारे पास ग्राफ जो बनेगा डिस्टेंस और टाइम का वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और हम कोई भी पॉइंट उसमें से ले सकते हैं, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट हमने लिया है ए और बी से हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया है ए बी और टाइम आ गया है ओ बी। अब हमें फॉर्मूला इसका इस तरह से मिलेगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू distance upon time is equals to AB upon OB. The ratio AB upon OB is called the velocity of the body. This happens in case when the velocity is uniform. Non-uniform velocity, ये एक दूसरी कंडीशन है वेलोसिटी की। इसमें जैसे बॉडी है, पिछले एग्जांपल में बॉडी विद टाइम वेलोसिटी चेंज कर रही थी, बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गया था। इस कंडीशन में क्या है, विद टाइम बॉडी मूव कर रही है मगर वेरिएबल वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी बढ़ रही है। तो इस वजह से हमारे पास जो ग्राफ आया है उसमें एक कर्व आया है, स्ट्रेट लाइन नहीं है वो। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेरी कर रही है विद टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम इस पूरे कर्व में से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ई जी, यहाँ पे टेंजेंट हमने ड्रॉ करा है, यहाँ पे हमने बी डी वाले कर्व में हमने पॉइंट ए ले लिया है और उसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है ई जी। ये टेंजेंट, इस टेंजेंट से हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है, उसका स्लोप मालूम करना है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू इसको नीचे से मर्ज कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ई एफ जी। ई एफ जी से हम लोग स्लोप मेजर कर सकते हैं। अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम बाय अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पॉइंट ए पे हमारे पास क्या हो जाएगी इस कर्व के, जी एफ अपॉन ई एफ। जैसे पिछली हम लोग ने एग्जाम्पल में हम लोग ने करा था कि ए बी अपॉन ओ बी, ए बी हमारे पास डिस्टेंस आ गया था, ओ बी हमारे पास टाइम आ गया था। यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास क्या है, जी एफ, और हमारे पास टाइम है ई एफ, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करके राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू कैलकुलेट करा है। ये होती है वेरिएबल वेलोसिटी की कंडीशन में। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन बेसिकली वो वेलोसिटी होती है बॉडी की जो एक डिस्टेंस कवर करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस टाइम पीरियड में। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद टाइम वेलोसिटी का चेंज होना, कम या ज़्यादा होना, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी का बॉडी का कम ज़्यादा होना होता है। यानी एक बॉडी है, लेट्स सपोज एक बॉडी है पॉइंट ए पे एट टाइम t1, ठीक है। t1 टाइम पे वो बॉडी पॉइंट ए पे है और v1 वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। थोड़ी देर बाद टाइम t2 पे वो बॉडी पहुंच जाती है पॉइंट बी में और उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2, यानी चेंज हो जाती है। दिस चेंज इन वेलोसिटी
इस वेलोसिटी का चेंज होना कहलाएगा एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखा जाए तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें टाइम पे डिपेंडेंट है ये, और ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। इसके साथ ही साथ इसके जो मैग्नीट्यूड है या इसका डायरेक्शन है, अगर दोनों में से कोई एक या दोनों चेंज होते हैं तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाता है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब आप लोग देखिए अगर इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो हम फॉर्मूला इसका ऐसे करेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी जो चेंज इन टाइम विद चेंज इन टाइम, जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ रही है उसको अगर हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। The average acceleration during the motion from A to B is defined to be the change of velocity divided by the time interval, or the formula as you can see, average acceleration क्या है हमारे पास v2 minus v1, जो हमारे पास change in velocity आई है डेल्टा v, वो divided by t2 minus t1, यानी जो टाइम चेंज में जो velocity changes आई हैं उन दोनों के एवरेज को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा acceleration. Acceleration, being a vector quantity, has the same direction as that of delta v. SI unit of acceleration is meter per second square. अच्छा, SI यूनिट बहुत इजीली आप फॉर्मूला के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे देखा जाए हमारे पास वेलोसिटी की का फॉर्म, हमारे पास यूनिट SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड will automatically becomes meter per second square. So the SI unit of acceleration is meter per second square. अब हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, अगर हमारे पास टाइम बहुत कम हो, यानी if the time is very small such that delta t tends to 0, जैसे कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में था, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा a इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो है वो वैल्यू जो आएगी वो हम लोग उसमें डेल्टा टी से हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ डेल्टा वी की होगी, डेल्टा टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डेसेलरेशन। अच्छा, अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद टाइम डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो हम लोग एक्सेलरेशन को नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे, नेगेटिव साइन लगा के, माइनस लगा के, और इस माइनस एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं या डेसेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आप लोग ग्राफ देखें तो आप लोग को समझ में आएगी एक्सेलरेशन।